हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि कुछ लोग ज़िंदगी में इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं। अच्छी सेहत, सफलता, खुशी, सब कुछ जैसे उनकी तरफ खिंचा चला आता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी भर बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? आज हमारे पास जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित एक स्क्रिप्ट है जो इस सवाल का एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक जवाब देती है। ये दावा करती है कि फर्क किस्मत का नहीं बल्कि हमारे दिमाग के एक हिस्से का है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। हम सब ने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन मर्फी से एक कदम आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी आदतों को नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी की हकीकत को सीधे तौर पर बनाता और बिगाड़ता है। आज हम इसी बड़े दावे की गहराई में उतरेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कितना दम है। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, जिसे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से समझाती है। हमारे मन के दो हिस्से हैं, सचेतन और अवचेतन, मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये तो हम जानते हैं, लेकिन मर्फी के नजरिए में क्या खास है? बिल्कुल, खास बात उनके काम करने के तरीके को समझने में है। देखिए, सचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो हमारा लॉजिकल दिमाग है। वो तर्क करता है, विश्लेषण करता है, सवाल पूछता है और फैसले लेता है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं उसे हमारा सचेतन मन प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलग है। मर्फी उसे एक उपजाऊ जमीन की तरह बताते हैं। वो तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता। आप उसमें जो भी बीज डालेंगे वो उसे उगा देगा, बिना ये सोचे कि वो बीज जहरीला है या फायदेमंद। स्क्रिप्ट में इसे समझाने के लिए जहाज के कप्तान और इंजन रूम का उदाहरण दिया गया है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब सचेतन मन वो कप्तान है जो तय करता है कि जहाज को कहाँ जाना है, और अवचेतन मन इंजन रूम की वो टीम है जो बस कप्तान के आदेशों का पालन करती है। उसे नहीं पता कि हम तूफान की तरफ जा रहे हैं या किसी सुरक्षित बंदरगाह की तरफ। वो बस पूरी रफ्तार से इंजन चलाती रहती है। ये बेहतरीन उपमा है और यही इस विचार का सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे डरावना पहलू भी है। डरावना? शक्तिशाली इसलिए क्योंकि अगर कप्तान सही आदेश दे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, और डरावना इसलिए क्योंकि अगर कप्तान अनजाने में भी गलत आदेश दे दे तो भी इंजन रूम उसे पूरी ताकत से पूरा करेगा। अच्छा। मर्फी इसी बात पे जोर देते हैं कि हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे में, सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। वो सिर्फ उन सुझावों को हकीकत मानता है जो उसे बार बार और गहरी भावनाओं के साथ दिए जाते हैं। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन थोड़ा चिंताजनक भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी हर छोटी मोटी नकारात्मक सोच, जिसे हम शायद गंभीरता से नहीं लेते, हाँ, वो हमारे खिलाफ काम कर रही है। जैसे ट्रैफिक में फंसकर कहना मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या ये भी एक आदेश की तरह लिया जा रहा है मर्फी के सिद्धांत के अनुसार? हाँ बिल्कुल। अवचेतन मन मजाक और हकीकत में फर्क नहीं समझता। उसके लिए हर दोहराया गया विचार या शब्द एक निर्देश है। जब कोई लगातार कहता है मैं ये नहीं कर सकता या मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो वो सिर्फ अपनी भावना नहीं बता रहा होता। वो असल में अपने सिस्टम को वैसी ही हकीकत बनाने के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। ये विचार सिर्फ मन में नहीं रहते, वो हमारे शरीर की केमिस्ट्री, हमारे फैसले लेने की क्षमता और हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं, ताकि हम सच में उन स्थितियों को अपनी ओर खींचने लगें। और यहीं पर यह बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाती है। स्क्रिप्ट का दावा है कि इसका असर सिर्फ हमारी मूड पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। सेहत, पैसा, रिश्ते, करियर, ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या ये बाहरी सच्चाइयों को नजरअंदाज नहीं कर रहा? मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति वाकई में खराब है, तो क्या सिर्फ सोचने से हालात बदल जाएंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, मर्फी का नजरिया ये नहीं कहता कि बाहरी दुनिया मौजूद नहीं है। वो ये कहता है कि हम उस बाहरी दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह से हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं, दोनों की नौकरी चली गई। एक व्यक्ति जिसके अवचेतन मन में कमी और डर का बीज है, वो सोचेगा अब सब खत्म हो गया, मुझे दूसरी नौकरी कभी नहीं मिलेगी।
वहीं दूसरा व्यक्ति, जिसके मन में अवसर और विश्वास का बीज है, वो सोचेगा ये एक मौका है कुछ नया और बेहतर करने का। परिस्थिति एक ही है। हाँ, बाहरी परिस्थिति एक ही है, लेकिन अंदरूनी विश्वास ने दोनों की हकीकत को बिल्कुल अलग बना दिया। पहला शायद डिप्रेशन में चला जाए, जबकि दूसरा शायद अपना कोई काम शुरू कर दे। तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये अपने विश्वास को बदलकर अपने एक्शन को बदलना है। वाह, मतलब जैसा आप भीतर सोचते हैं वैसा ही बाहर दिखाई देता है। ये लाइन जो स्क्रिप्ट में है उसका मतलब ये नहीं कि आप महल के बारे में सोचेंगे तो वो सामने आ जाएगा। नहीं। इसका मतलब है कि आपकी भीतरी सोच आपके बाहरी एक्शन और मौकों को देखने की क्षमता को तय करेगी। ये तो मनोविज्ञान के वो कॉग्निटिव प्राइमिंग जैसा लगता है, जहां हमारे दिमाग को पहले से दिए गए सुझाव हमारे बाद के फैसलों पर असर डालते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है। जब आप एक लाल रंग की कार खरीदने का सोचते हैं तो आपको सड़कों पर अचानक से बहुत सारी लाल कारें दिखने लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। कारें पहले भी उतनी ही थी, लेकिन अब आपका दिमाग उन्हें पहचानने के लिए तैयार है। मर्फी का सिद्धांत कहता है कि अवचेतन मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। अगर आप उसे सफलता, स्वास्थ्य और खुशी के लिए तैयार करते हैं तो वो आपको जिंदगी में वही अवसर दिखाने लगेगा जो पहले भी मौजूद थे, पर आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तो अगर ये इतना शक्तिशाली है तो सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। स्क्रिप्ट में एक बहुत ही व्यवहारिक नियम बताया गया है, आप जो बोलते हैं वही बनते हैं। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सबसे एक्शनेबल हिस्सा है। हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारे अवचेतन मन के लिए प्रोग्रामिंग कोड हैं। प्रोग्रामिंग कोड। एक तरह से जब हम कहते हैं ये काम बहुत मुश्किल है, तो हमारा सचेतन मन शायद सिर्फ एक तथ्य बता रहा हो, लेकिन अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और कहता है ठीक है, इसे मुश्किल बना देते हैं। वो हमारे शरीर में तनाव पैदा करेगा, हमारे दिमाग को समाधान खोजने से रोकेगा। और इसके उलट अगर हम एक मुश्किल काम के लिए कहते हैं मैं इसका हल निकाल सकती हूं, तो हम अपने पूरे सिस्टम को समाधान खोजने के मोड में डाल देते हैं। स्क्रिप्ट में इसे पॉजिटिव एफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि कहा गया है, जैसे मैं शांत हूं, स्वस्थ हूं, सफल हूं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये एक तरह का खुद को धोखा देना नहीं है? अगर कोई बीमार है और वो बार बार कहे मैं स्वस्थ हूं, तो क्या उसका तार्किक मन इस बात को खारिज नहीं कर देगा? ये एक बहुत ही आम और कह सकते हैं वाजिब शंका है, और इसका जवाब कैसे और कब में छिपा है। सिर्फ यंत्रवत दोहराने से शायद ज्यादा फायदा ना हो, खासकर अगर आपका सचेतन मन लगातार उसका विरोध कर रहा हो। तो फिर इसलिए मर्फी दोहराने की प्रक्रिया के साथ भावना और विश्वास को जोड़ने पर बहुत जोर देते हैं, और इसी वजह से वो एक खास समय को सबसे शक्तिशाली बताते हैं। आप सोने से ठीक पहले के समय की बात कर रहे हैं। स्क्रिप्ट का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। ऐसा क्यों है कि दिन के आखिरी कुछ मिनट इतने ज्यादा मायने रखते हैं? इसे ऐसे समझिए कि दिन भर हमारा तार्किक मन, यानी हमारा जो चौकीदार है, वो पूरी तरह से जागा हुआ है। वो हर आने जाने वाले विचार की जांच करता है। अगर आप दिन में कहेंगे मैं करोड़पति हूं, तो वो चौकीदार तुरंत सबूत मांगेगा और कहेगा झूठ मत बोलो, बैंक अकाउंट देखो अपना। सही बात है। लेकिन जब हम सोने जाते हैं तो हम नींद और जागने के बीच की एक अवस्था में होते हैं जिसे हाइप्नोगॉजिक स्टेट कहते हैं। इस समय हमारा वो तार्किक चौकीदार ऊँघ रहा होता है, वो थक चुका होता है। तो उस समय हमारे सुझावों के लिए अवचेतन मन के दरवाजे ज्यादा खुले होते हैं, बिना किसी रोक टोक के। बिल्कुल, उस वक्त अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए एक सीधी लाइन खुल जाती है। मर्फी इसे अपने मन की हार्ड ड्राइव को रीप्रोग्राम करने का प्राइम टाइम कहते हैं। प्राइम टाइम। हाँ, इसीलिए स्क्रिप्ट में दिए गए निर्देश बहुत साफ हैं। उस वक्त दिन भर की परेशानियों, शिकायतों या डरों के बारे में सोचने की गलती ना करें, क्योंकि उस समय आप जो भी सोचेंगे वो सीधा आपके गहरे मन में बीज की तरह चला जाएगा। और तरीका भी बहुत सरल बताया गया है। अपनी पसंद का एक छोटा सकारात्मक वाक्य चुनें, जैसे मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है या मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ, और उसे एक लोरी की तरह पूरी भावना के साथ तब तक दोहराएं जब तक नींद ना आ जाए। ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। मतलब दिन भर की भागदौड़ के बाद आखिरी के 5 मिनट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, और इसके पीछे का विचार ये है कि वो आखिरी विचार जिसे आपने अपने अवचेतन मन को सौंपा है, वो पूरी रात आपके सिस्टम में काम करता रहता है।
वो आपके गहरे विश्वासों का हिस्सा बनने लगता है और धीरे धीरे आपकी सोच, आपके व्यवहार और आखिरकार आपकी हकीकत को बदलना शुरू कर देता है। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है। ये एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, जैसे जमीन में बीज बोने के बाद पौधे को उगने में समय लगता है, लेकिन अगर इसे लगातार किया जाए तो इसके नतीजे बहुत गहरे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि क्या करना है, सकारात्मक सोचना है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना है और सोने से पहले अपने मन को सही निर्देश देने हैं। लेकिन ये बातचीत अधूरी रहेगी अगर हम ये न समझें कि क्या नहीं करना है। क्योंकि जैसा आपने कहा, अवचेतन मन तो हर तरह का बीज स्वीकार कर लेता है। और ये उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि एक सुंदर बगीचा बनाने के लिए सिर्फ फूल लगाना काफी नहीं होता, जंगली घास फूस को भी हटाना पड़ता है। सही। मर्फी इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं और 3 चीजों से बचने की सख्त हिदायत देते हैं। पहली है शिकायत करना, दूसरी है दूसरों से ईर्ष्या करना और तीसरी है आत्म आलोचना या खुद को कमजोर समझना। शिकायत करने की आदत तो बहुत आम है। हम अक्सर मौसम, सरकार, ट्रैफिक, बॉस, हर चीज के बारे में शिकायत करते हैं। ये तो बातचीत शुरू करने का एक तरीका बन गया है। क्या स्रोत के अनुसार ये छोटी छोटी शिकायतें भी हमारे अवचेतन मन पर उतना ही गहरा असर डालती हैं? मर्फी के नजरिए से देखें तो हाँ, जब हम शिकायत करते हैं तो हम किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं? कमी पर, समस्या पर। बिल्कुल, जो चीज गलत है उस पर। हर शिकायत अवचेतन मन के लिए एक आदेश है कि मुझे ऐसी और परिस्थितियां दो जिनके बारे में मैं शिकायत कर सकूं। ओहो। तो जब आप ट्रैफिक की शिकायत करते हैं तो आप अनजाने में अपने मन को और ज्यादा निराशा और बाधाओं को आकर्षित करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ये नकारात्मकता को सिर्फ एक बुरी आदत के तौर पर नहीं, बल्कि एक सक्रिय रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम के रूप में देखता है। और ईर्ष्या के बारे में क्या? जब हम किसी और की सफलता देखकर जलते हैं तो हम असल में अपने मन को क्या संदेश दे रहे होते हैं? जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, वो चीज मेरे पास नहीं है और शायद कभी नहीं हो सकती। हम अभाव और कमी के विचार को मजबूत कर रहे होते हैं। मर्फी का सुझाव इसके बिल्कुल विपरीत है। वो कहते हैं कि दूसरों की सफलता पर खुश हों, उन्हें शुभकामनाएं दें। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं कि सफलता एक अच्छी चीज है और आप भी उसके हकदार हैं। आप अभाव की जगह प्रचुरता की मानसिकता को अपनाते हैं। और तीसरा था आत्म आलोचना। मैं काफी अच्छी नहीं हूं, मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं। ये आवाज तो हम सबके मन में कभी ना कभी आती है। और ये शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि ये सीधा हम पर हमला करती है। हर बार जब हम खुद की आलोचना करते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की नींव को कमजोर करते हैं। अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और फिर ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां हम सच में गलतियां करते हैं, ताकि हमारा ये विश्वास और पक्का हो जाए। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल। इन तीनों आदतों, शिकायत, ईर्ष्या और आत्म आलोचना को मर्फी मानसिक जहर कहते हैं, जिसे हम अनजाने में रोज पीते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो इसका सार यही है कि हमारी जिंदगी की कहानी बाहर से नहीं लिखी जा रही, बल्कि हम उसे अपने अंदर के विचारों और विश्वासों से हर पल लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट का निष्कर्ष भी यही है, आपकी दुनिया बाहर नहीं, आपके अंदर बनती है। बिल्कुल। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के हल के लिए बाहर देखते हैं, बेहतर नौकरी, बेहतर शहर, बेहतर साथी। लेकिन ये नजरिया हमें शीशे में देखने के लिए कहता है। ये कहता है कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को बदलो, अपनी मान्यताओं और विचारों को बदलो, क्योंकि जब आपका अंदर का नजरिया बदलेगा तो बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखने लगेगी। सही। संदेश साफ है, अपने अवचेतन मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। यही जिंदगी को बदलने की असली कुंजी है। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार, अगर हमारा अवचेतन मन वाकई इतना शक्तिशाली है और हर सुझाव को सच मान लेता है, तो हम अपने रोजमर्रा के मजाक में या गुस्से में कही गई बातों से उसे अनजाने में कौन से आदेश दे रहे हैं। हम मजाक में दोस्तों से कह देते हैं, अरे अपनी तो जिंदगी झंड है, या काम के प्रेशर में कहते हैं, ये काम तो मुझे मार डालेगा। क्या हमारा अवचेतन मन इस मजाक, इस अतिशयोक्ति को समझता है, या वो इन शब्दों को भी एक आदेश मानकर चुपचाप उन्हें पूरा करने में लग जाता है?